भागी हुई बहू। नेहा और मयंक एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों के परिवार शादी के खिलाफ थे, तो दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया और फिर दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। माँ, मैंने नेहा से शादी कर ली है। शादी कर ली है? कहाँ? कैसे? हमने तो देखी नहीं शादी। माँ, हम लोगों ने भागकर शादी की है। अच्छा जी, तो ये लड़की घर से भागी हुई है और अब मेरे घर की बहू बनेगी। अरे ना जी ना, मैं ऐसी लड़की को कभी अपने घर की बहू ना बनाऊं जो भाग कर शादी करती है। अरे मोहल्ले आस पास सब जगह इज्जत है हमारी। माँ, अगर मैं भागी तो मयंक के लिए भागी ना। और मयंक और मैं स्कूल के समय से प्यार करते हैं, इसमें गलत क्या है? तभी नेहा को ढूंढते उसके मम्मी पापा भी वहां आ जाते हैं। दोनों के गले में वरमाला देखकर नेहा की माँ बोल पड़ती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो जोर जोर से रोने लगती है। नेहा, तेरे लिए हमने इतना अच्छा रिश्ता पक्का किया था। मयंक में क्या है? अरे ना तो कमाता है, ऊपर से नशा भी करता है। अरे क्यों शादी की तूने इससे? तू तो हमारी इकलौती बेटी है बेटा। अरे देखिए बहन जी, मेरे बेटे के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम नहीं आए थे आपकी बेटी का हाथ मांगने। अरे कुछ नहीं करता तो कोई भूखे नहीं मार देंगे आपकी बेटी को। देखिए कितना बड़ा घर है हमारा, और भगवान की दुआ से दूध दही की नदियां बहती हैं। जैसे तैसे कर लोगों के सामने अरेंज्ड मैरिज दिखा घर वाले दोनों की शादी की पार्टी भी दे देते हैं। पार्टी में बुआ सास। अरे भाग कर शादी कर ली थी दोनों ने। लड़की को देखो, शक्ल से तो चालाक लग रही है। क्या? अरे पर रीटा बहन तो बोल रही थी कि दोनों की अरेंज्ड मैरिज है। तभी चाची कहती है, अरेंज्ड? अरे रीटा, अरेंज्ड करती तो कैसे इतने बड़े घर की लड़की लाती? लड़के में है क्या? अरे सिर्फ दिखता अच्छा है ना, पर ना कमाता ना धमाता, उल्टा नशा अलग से करता है। अरे पता नहीं भागी हुई लड़कियां किसी घर में टिकती भी है कि नहीं। दिन बीतते जाते हैं। एक दिन। अरे रीटा, हम लोगों को 2 दिनों के लिए पंजाब जाना पड़ेगा। मेरी बहन यानी कि तुम्हारी ननद की बेटी की शादी जो है। हाँ हाँ चलते हैं, लेकिन घर किसके भरोसे छोड़ दें? आजकल तो घर बंद रखना सेफ नहीं है। अरे माँ, टेंशन क्यों लेती हो? मैं और नेहा तो घर पर ही रहेंगे ना। अरे हाँ हाँ, तू तो मेरा बेटा है, लेकिन सच कहूँ मुझे इस लड़की पर रत्ती भर विश्वास नहीं है। अरे माँ, नेहा तुम्हारी बहू है। बहू? अरे जो लड़की भाग कर शादी कर सकती है, वो घर पर चोरी भी तो कर सकती है। मयंक को माँ की बात का बड़ा बुरा लगता है। वो नेहा की तरफ देखता है जिसकी आंख में आंसू भरे होते हैं। माँ जी, आप अपनी अलमारी में ताला लगा लो। हाँ हाँ, तो वो तो लगा ही दूंगी, लेकिन कहीं तू घर का बाकी का सामान भी। अरे भाई, भागी हुई लड़की का क्या भरोसा। धीरे धीरे दिन बीतते हैं। एक दिन नेहा घर के बाहर गार्डन में पेड़ों को पानी दे रही थी, तभी पड़ोस की बहू। अरे नेहा, कैसी हो? बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम तो दिखती ही नहीं हो। हाँ, वो बस घर का काम करने में समय ही नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, शाम को ना मेरे घर आना, बैठकर गप्पे लड़ाएंगे हम। जी जरूर। तभी उस पड़ोसन की सास आ जाती है। अरे बहू, ये किससे बात कर रही है? अरे माँ जी, ये ना शर्मा आंटी की बहू नेहा है, जो मयंक भैया की बीवी है। हाँ हाँ, बस सबको पता है ये कौन है और कैसी है। इससे ज्यादा मेल जोल रखने की कोई जरूरत नहीं है। पता है, भागी हुई लड़की है ये, शादी से पहले भागी थी ये। तभी वहां मयंक आ जाता है। क्या हुआ आंटी जी? अब अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं मयंक बेटा, कैसे हो? बड़े हैंडसम लग रहे हो।
इस टाइम पर भी घर पर? अरे हाँ हाँ, अच्छा मैं भूल गई थी, तुम वैसे कोई काम धाम करते ही नहीं हो ना। अच्छा ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। मयंक नेहा के सामने अपनी और उसकी बेइज्जती सुनकर परेशान हो जाता है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन नेहा की माँ उसके घर आती है। अरे आइए आइए, कैसे आना हुआ? नेहा को लेने आई है क्या? अरे नहीं नहीं बहन जी, अब तो नेहा मयंक की बीवी है, मैं तो उसे करवा चौथ देने आई थी। माँ ने सास और नेहा को सोने का सेट दिया, खाने पीने के ढेर सारे सामान देकर कहती है, बहन जी, मैंने ये सब अपनी बेटी की किसी कामकाजी अच्छे पढ़े लिखे परिवार के लड़के से शादी करने के लिए रखा था, लेकिन नेहा को मयंक पसंद था तो उसकी शादी अच्छे से नहीं कर पाई। अरे बस बस, हम लोगों को सुनाने की जरूरत नहीं है। मेरे मयंक ने भी अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, वैसे संस्कार तो दिए हैं कम से कम मैंने अपने लड़के को, वरना कौन अपनी बेटी को भागने के संस्कार देता है? आपकी बेटी ने तो भाग कर शादी की है। माँ को सास की बात का काफी बुरा लगता है, वो वहां से चली जाती है। नेहा भी माँ का दिया सारा सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन, अरे नेहा, तेरी माँ ने जो मुझे वो बड़े बड़े सोने के जेवर दिए थे ना, वो वापस कर मुझे। उस दिन तो मैंने कुछ कहा नहीं था, जरा ला कर तो दे, मैं अपनी बेटी को दे दूंगी। तभी वहां मयंक हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। अरे क्या हो गया, तुझ जैसे निठल्लू की नौकरी लग गई क्या? माँ, तुझे अपने बेटे पर विश्वास नहीं, लेकिन नेहा को मुझ पर पूरा विश्वास है, और अब मैं उसे समाज में सम्मान दिलाकर रहूंगा। सारे गहने बेचकर मैंने अपना कारोबार शुरू किया है। अरे वाह 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 वाह, भागी हुई लड़की का भी कोई सम्मान करता है क्या? देखा, बेच दिया ना गहना। शाम को करवा चौथ की पूजा में सारे अड़ोस पड़ोस के साथ कई औरतें पार्क में पूजा कर रही होती है कि नेहा भी वहां आ जाती है। नेहा सज धज कर वहां की सभी महिलाओं में सबसे सुंदर लग रही थी। अरे अरे, तुमने भी व्रत रखा है क्या? किसके लिए? जिसके साथ भाग कर आई हो उसके लिए। तभी वहां मयंक आ जाता है। हाँ, जिसके साथ भागी है उसके लिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक औरत होकर एक औरत के साथ ऐसी बातें कर रही हैं। अगर नेहा भागी तो मैं भी तो भागा था, फिर अकेली नेहा क्यों जिम्मेदार हो? वो कम से कम आप लोगों से तो लाख गुना अच्छी है। आप लोगों ने एक अच्छे पैसे कमाने वाले इंसान से शादी की, लेकिन मेरी बीवी ने मुझ जैसे लड़के पर विश्वास कर ना सिर्फ मुझसे शादी की, पर मुझे ठीक राह पर भी लेकर आई। तो हाँ, जितनी नेहा जिम्मेदार है भागी हुई कहलाने को, तो मैं भी भागा हुआ ही हूं, लड़का हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो करूं वो ठीक हो। सभी को मयंक की बात समझ में आ जाती है। वो नेहा को गले लगाकर साथ में पूजा करने लगते हैं। आज गिरिराज और दुर्गा के घर में बहुत चहल पहल है। घर को अच्छी तरह से सजाया गया है। किचन में से अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी बेटी आभा और दामाद जी अहान शादी के बाद पहली बार घर पर आ रहे हैं। हिमांशी, बहू जल्दी से सारा काम कर लो, आभा और दामाद जी आने ही वाले हैं। कुशल बेटा, तुम सारा सामान तो ले आए हो ना? और काजू कतली लाए हो या भूल गए? दामाद जी को बहुत पसंद है। हिमांशी और कुशल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपने माता पिता की सारी बातें मानते हैं। लेकिन जब से कुशल की बहन आभा की शादी हुई है, मानो उसके माता पिता के लिए उनका दामाद ही सब कुछ है। आभा और अहान घर पर आते हैं, सब उनका स्वागत करते हैं। आभा और हिमांशी किचन में खड़ी होकर बातें करती हैं। आभा, कैसे है तुम्हारे ससुराल वाले? तुम्हारा मन तो लग रहा है ना वहां? और अहान जी तुम्हारा ख्याल रखते हैं या नहीं? पता नहीं भाभी, कभी तो लगता है कि ठीक है, कभी तो लगता है कहाँ फंस गई। जैसे भैया आपकी मदद करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, अहान ऐसे बिल्कुल भी नहीं है।
अरे इतना मत सोचो तुम। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। चलो बाहर चलते हैं। हिमांशी और आभा चाय नाश्ता लेकर बाहर आई। सब लोग आपस में बात करने लगे, लेकिन आहान बहुत घमंडी तरीके से बोलता है। आपका घर तो बहुत बड़ा है ससुर जी, आपका और कुशल का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप लोगों ने दहेज देने में इतनी कंजूसी क्यों की? अरे दामाद जी, कैसी बात कर रहे हो? आपके परिवार ने जिस जिस चीज की मांग की थी वो सब हमने आपको दिया है। अगर किसी चीज की फिर भी कमी रह गई है तो बता दीजिए। कुछ चीजें बिना मांगे भी तो दी जा सकती है ससुर जी। आहान, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बता दो, हम तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगे। आहान प्लेट से बिस्किट उठाकर बोलता है। मांगने से दिया तो क्या दिया, वैसे भी आप लोग मेरी डिमांड कभी पूरी नहीं कर पाओगे। आभा और आहान अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद कुशल कहता है। मम्मी, हमने आभा की शादी गलत घर में तो नहीं कर दी? आहान और उसके घर वाले तो लालची लग रहे हैं। अरे चुप कर तू। दामाद ऐसे ही होते हैं, तेरी तरह नहीं कि तूने अपने ससुराल वालों से कुछ नहीं लिया और हर समय अपनी पत्नी से चिपका रहता है। ऑफिस से थका हारा आता है और अपनी पत्नी के साथ घर के कामों में मदद करता है। मम्मी, दहेज लेना तो गलत बात है ना, और हमारे पास किस चीज की कमी है? मैं अगर हिमांशी का घर के काम में हाथ बटाता हूँ तो वो भी मेरा ऑफिस का बहुत सारा काम करती है। इसमें बुरा क्या है? पति पत्नी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बेटा, किसी चीज की कमी तो आहान के घर पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसे दहेज दिया ना केवल दहेज दिया बल्कि उनकी जो भी डिमांड थी वो सारी पूरी की। और उसने क्या किया? आपके और मम्मी के सामने ताने सुनाकर चला गया। आप दोनों को इससे दुख होगा, आहान ने इसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया। बेचारी आभा का तो चेहरा देखने लायक था, कितनी शर्मिंदा हो रही थी वो अपने पति की बातों से। इस तरह कुशल ने अपने माता पिता को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन उसके माता पिता आहान को ही सपोर्ट करते रहे। और करते भी क्यों ना, हमारे समाज ने दामाद का रुतबा बहुत ऊंचे स्थान पर रखा है, चाहे फिर उनकी सोच कितनी भी नीची क्यों ना हो। इसी तरह से कई दिन बीत गए और एक दिन आभा अपने घर पर रोती हुई आई। अरे आभा, तुम रो क्यों रही हो? और ये तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसे? आभा लगातार रोए जा रही थी। अरे बता मेरी बच्ची, क्या हुआ है तुझे? मत रो इस तरह, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ है बेटा? हिमांशी और दुर्गा के बार बार पूछने पर आभा ने बताया। मम्मी, मुझे आहान ने बहुत मारा है। क्या? दामाद जी ने तुझ पर हाथ उठाया? लेकिन क्यों? वो रोज शराब पी कर आते हैं और मुझे मारते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। क्या? आहान जी शराब पीते? ये बात तो उनके घर वालों ने बताई नहीं थी। अरे कौन अपने बच्चों की कमियां बताता है? आने दे तेरे पापा को, वही बात करेंगे आहान और उसके घर वालों से। शाम को जब गिरिराज और कुशल घर पर आए तो उन्हें आभा का चेहरा देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो करते भी क्या, आखिर आहान घर का दामाद है। पर आभा के चेहरे पर चोट के निशान देखकर कुशल से चुप नहीं रहा गया। कुशल ने फोन करके आहान से बात की। आहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? तुम्हारी बहन घर में किसी की बात नहीं सुनती, जो उसके मन में आता है वही करती है। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ? अगर वो किसी की बात नहीं सुनेगी तो तुम उस पर हाथ उठाओगे? मैं तुम्हारी तरह नहीं कि अपनी पत्नी के पीछे पीछे घूमता रहूं। अगर तुम्हारी बहन जरा भी टेढ़ी चली ना तो मैं उसे इसी तरह से मारूंगा। ये बोलकर आहान ने फोन काट दिया। ये सुनकर कुशल को बहुत गुस्सा आया। कुशल ने कहा, अब आभा अपने ससुराल नहीं जाएगी। आपने उसकी शादी गलत इंसान से कर दी। वो आदमी आभा के लायक ही नहीं है। अरे पागल हो गया है क्या? अपनी शादीशुदा बहन को घर पर बिठाएगा? लोग क्या कहेंगे? मम्मी, आपको अपनी बेटी की चिंता है या लोगों की? आहान हमारा दामाद है और घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम आहान के माता पिता से बात करेंगे। आभा को आहान बिल्कुल पसंद नहीं था,
लेकिन उसके माता पिता समाज के डर से उसे बार बार अहान के घर पर भेज देते थे। इस बार भी आभा को अपने ससुराल जाना पड़ा। एक दिन हिमांशी की तबीयत खराब हो गई तो उसने घर का काम नहीं किया। तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सुबह से लेटी है। तुझे इस घर में जितना आराम मिला है ना, दुनिया में किसी बहू को कहीं इतना आराम नहीं मिला होगा। तेरा तो पति भी तेरे साथ काम कराता है। देख मेरी आभा को, बेचारी कितना पिटती है अपने पति से और सारे घर का काम खुद ही करती है। शाम को जब कुशल घर आता है तो हिमांशी उसे सारी बात बताती है। तुम मम्मी की बात का बुरा मत माना करो। मम्मी चाहती है कि मैं उनके निकम्मे दामाद की तरह बन जाऊं, जो अपनी पत्नी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, लेकिन मैं ऐसा नहीं बन सकता। कुशल ने हिमांशी का बहुत ख्याल रखा और वो जल्दी ही ठीक हो गई। वहीं अहान आभा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। आभा के माता पिता ना तो आभा की बात सुनते और ना ही कुशल की। एक दिन अहान किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। वो जिस होटल में रुका था वहां उसे अहान दिखा। अरे ये तो अहान लग रहा है, मगर इसके साथ ये लड़की कौन है? कुशल ने वहां कुछ लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया, ये तो अक्सर इस होटल में अलग अलग लड़कियों के साथ आते हैं, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? कुशल बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और घर आकर सभी को ये बात बताता है, लेकिन उसके माता पिता को तो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे बेटा, इस बात को यहीं खत्म कर दो। हम अहान से क्या कह सकते हैं, आखिर वो हमारे घर का दामाद है। बेटा देख, ये बात ना आभा को मत बताना, नहीं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। आप दोनों किस मिट्टी के बने हैं? दामाद दामाद कहकर आपने उसे सर पर चढ़ा दिया। मैं आपकी बहू के साथ अच्छा बर्ताव करता हूं तो आप मुझे झूरू का गुलाम कहते हैं, और अहान आपकी बेटी को जानवर की तरह पीटता है, अब तब भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं करते। आप लोग बेटे और दामाद में इतना फर्क क्यों करते हो? बेटा, दामाद को तो सर का ताज समझा जाता है, हमेशा से ऐसा ही चलता आया है। अरे हमारे समाज ने ऐसे ही नियम बनाए हैं। चाहे वो आपकी बेटी के साथ कैसा भी बर्ताव करे, उसे जानवरों की तरह मारे पीटे। मम्मी, ये पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल कोई पढ़ी लिखी लड़की इतना नहीं पीट रही जितनी हमारी आभा पीट रही है, वो भी सिर्फ आप दोनों की वजह से। मैं आज ही उसके ससुराल जाकर उसे सारी बात बता दूंगा और आखिरी फैसला उसका होगा। कुशल और हिमांशी आभा के पास जाकर उसे अहान की सारी सच्चाई बता देते हैं। आभा अपने भाई के साथ आ जाती है। घर आकर वो अपने पति को तलाक के पेपर भेजती है। हालांकि गिरिराज और दुर्गा अभी भी अपने दामाद के साथ है और तलाक के खिलाफ। उनको अभी भी समाज की चिंता है, बेटी की नहीं।